आइए शुरुआत कर रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है पाकिस्तान कंगाल और बादशाह फरार हो गया है। जी हां, शहबाज शरीफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फ्लाइट पकड़ ली है। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से भाग खड़े हुए हैं। शहबाज कहां गए? पाकिस्तान के लोग ये तस्वीरें देख लें। शहबाज के पास पैसा नहीं पाकिस्तान में खर्च करने को और विदेश भाग गए पैसे उड़ाने के लिए। यह पाकिस्तान के लिए तस्वीर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री भाग गया है। कहां गया ये मैं बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रधानमंत्री भाग गया और पाकिस्तान में धमाका हुआ। ये देखिए, ट्रेन में पाकिस्तान में भीषण धमाका हुआ। कई मौतें हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो फरार है। प्रधानमंत्री तो भाग खड़ा हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि पेट्रोल पंप खाली पड़े। कोई क्या तेल भराएगा जब जेब की हालत ही तेल भराने लायक नहीं रही है। जरा सुनिए, पहले सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री भाग गया है, पैसे बचे नहीं है, कैसे भरवाएं तेल। सुनिए जरा लोगों को। कोई खुदा का खौफ खाओ, हम मजलूमों में क्यों जुल्म किया जा रहा है। रोटी खाने के लिए हमारे पास नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए हमारे पास खर्चा नहीं। सुबह से हम परेशान है। ये 150 कमाया है, पल्लू पा के हम पेट्रोल डाल के हम जाएंगे, सवारी लगे न लगे, इतनी महंगाई है की लाइए 10 मिनट से। तो बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं कि पता नहीं तेल कितना लगेगा। किचन चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। 6-7 बच्चे हैं। पॉकेट मनी धोतरी है, कहाँ से पड़ेगी। बस पहले 100 का पेट्रोल डलवा के जाते थे, अब 150 का डलवाना पड़ रहा है। भैया ने इन्होंने कर्जे जो ले लिए, जो कर्जे खुद ही खाते हैं ये, आवाम को तो महंगाई मिलती है। पहले 200 का डलवाते थे, आप 400 का डलवाते हैं। 5 दिन में पूरा होता है। उतना ही पेट्रोल आता है। हाँ, पेट्रोल उतना ही आता है। हुकूमत क्या कर रही है, इनसे पता नहीं हुकूमत नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। अब सिर्फ अल्लाह ही है जो कुछ करेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और बाहर इंग्लैंड दौरे कर रहे हैं। नवाज शरीफ बाहर बैठा है जो अदालतों से फरार होकर बैठा है। और आइए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का तेल निकल गया है, तेल में आग लग गई। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को आपने सुना कैसे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए जरा, पाकिस्तान के तेल में आग लगा दी है शहबाज ने। यह हाल हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब 272 रुपए लीटर मिल रहा है। आप यहां 100 में खरीद रहे होंगे, 90 में खरीद रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में 272 रुपए लीटर। एक दिन में पेट्रोल की कीमत हमारे यहां 10 पैसे बढ़ती, वहां 22 रुपए बढ़ गई है। 22 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई एक दिन में। 20 दिन में 58 रुपए बढ़ चुके हैं तेल पर। सिर्फ 20 दिन में 58 रुपए। डीजल की नई कीमत, डीजल पेट्रोल से ज्यादा 280 रुपए लीटर। पेट्रोल 272, डीजल 280 रुपए लीटर। केरोसिन ऑयल भी 202 रुपए लीटर बिक रहा है। सोचिए, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर पर 110% टैक्स बढ़ा दिया गया। आईएमएफ की शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान यह सब कर रहा है और यह हाल कर दिया। पाकिस्तान को टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए जमा करना है और इसके लिए आम लोगों पर भारी टैक्स लगा रही है शहबाज सरकार। मिनी बजट में शहबाज सरकार ने टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी सोचिए, पहले कंगाली लोगों के पास पैसे नहीं, खरीद नहीं पा रहे, टैक्स बढ़ा दिए, रेट और बढ़ गए। पाकिस्तान में अब शादी पर भी शहबाज शरीफ ने टैक्स लगा दिया। मैरिज हॉल पर 10% का टैक्स लगाया है शहबाज। लग्जरी आइटम पर टैक्स 17 से बढ़ाकर 85% कर दिया। सोचिए, सिगरेट और सॉफ्ट ड्रिंक पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। नए टैक्स ऐलान से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई दर रिकॉर्ड 30% तक पहुंच गई। सोचिए, भारत में 6-7% है, पाकिस्तान में 30% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में भुखमरी का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा और बर्बादी बढ़ेगी। कर्ज मिलने से पहले ही पाकिस्तान तबाह हो सकता है। और सोचिए, हालात बद से बदतर हैं, हालात खराब है। तो शहबाज ने क्या किया? शहबाज पाकिस्तान से भाग खड़े हुए। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आज की तस्वीर है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। शहबाज शरीफ की फ्लाइट जब लैंड हुई, शहबाज उतरे हैं। ये देख रहे हैं, जिस देश गए, तुर्की भाग के गए। तुर्की में लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे। सोचिए, अपने देश में पाकिस्तान में कंगाली है और बादशाह फरार हो गया। देखिए रिपोर्ट।
कंगाल है। और बादशाह फरार हो गया है। यह कहानी है पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो कर्ज के दलदल में फंसा है। आवाम महंगाई के आंसू रो रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश छोड़कर भाग खड़े हुए। मुल्क पर एक तरफ पेट्रोल का बम फूट रहा है तो दूसरी ओर कमजोर पाकिस्तान पर तालिबान हमला कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तड़पता छोड़ शहबाज ने तुर्की की फ्लाइट पकड़ ली है। शहबाज तो भूकंप के अगले दिन ही तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन तब तुर्की ने आने से मना कर दिया। दुनिया भर में किरकिरी झेली, लेकिन शहबाज नहीं माने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अब उनके ही मुल्क में मजाक उड़ रहा है। ये महंगाई अभी नहीं है, ये प्रोमो चल रहा है इसका। असल महंगाई अभी हफ्ते बाद आने वाली है और इतनी खतरनाक महंगाई आएगी कि मेरे ख्याल से मिडिल क्लास ही खत्म हो जाएगा। ये तो देखे नालायकी है इस हुकूमत की, जो 9 महीनों में इन्होंने बेड़ा कर दिया मईशत का। लोग कह रहे हैं मुल्क में खाने को नहीं दाने, प्रधानमंत्री विदेश चले पैसा उड़ाने। और आप सोचिए पाकिस्तान में यह हाल है कि गरीब के पास पैसा नहीं, लेकिन जितने नेता हैं, जितने आर्मी चीफ हैं, वो सब माला माल हैं। पाकिस्तान कर्जदार है। अगर पाकिस्तान के नेताओं का पैसा ले लिया जाए तो पाकिस्तान का बहुत सा कर्जा चुकाया जा सकता है। यकीन नहीं आता तो आप देखिए जरा, ये पाकिस्तान के नेता हैं, वहां के रहनुमा हैं, इनकी सरपरस्ती में मुल्क डूब गया है। लेकिन इनकी संपत्ति कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जरदारी बैठे, नवाज शरीफ बैठे, शहबाज शरीफ दोनों भाई हैं, उनके बगल में खड़े हैं बाजवा और उनके बगल में बैठे हैं इमरान खान। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है, 11 लाख करोड़। उसके खजाने में कितना है? सिर्फ 3.09 अरब। कितना? 3.09 अरब। और उसमें भी देखिए $3 अरब जो है वो उधार का है, वो खर्चा नहीं कर सकते। ये गारंटी डिपॉजिट है $3 अरब जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान के पास बचा कितना? 0.09 अरब। दिवालिया होने से बचने के लिए $10 अरब की जरूरत है। पाकिस्तान IMF से लगातार भीख मांग रहा है। उसके खुद के नेता माला माल है। देखिए जरा, भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों से अमीर बन गए ये नेता। अब जिस नेता की मैं बात करूंगा वो रंगीन नजर आएगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले जरदारी की बात कर रहा हूं। टाई का रंग लाल हो गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर नेता हैं। पूर्व राष्ट्रपति के पास 13,000 करोड़ की संपत्ति है। 13,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। कौन सी दुकान चलाते हैं कोई नहीं जानता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी को भगोड़ा घोषित किया गया था। मैं आपको बताऊं कि जरदारी को मिस्टर 10% भी कहा जाता था, क्योंकि हर ठेके में, हर टेंडर में जरदारी 10% रख लेते थे। 13,000 करोड़ की संपत्ति जमा थी। अगला नाम देखिए जरा, उनके बगल में बैठे हैं नवाज शरीफ। अब उनकी टाई का रंग लाल हो गया। पूर्व PM नवाज शरीफ के पास भी अकूत खजाना है। शरीफ के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। भ्रष्टाचार के चलते शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। देश छोड़कर भी भाग गए नवाज शरीफ लंदन में। उनके बगल में दूसरे भाई बैठे शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ की टाई का रंग हरा हो गया। अब उनके बारे में हम बता रहे हैं। मौजूदा PM शहबाज शरीफ तीसरे अमीर नेता हैं पाकिस्तान में। इनकी संपत्ति देखिए, 700 करोड़ की संपत्ति है PM की। पूर्व PM इमरान खान पर फिजूल खर्ची का आरोप लगे और 370 करोड़ की प्रॉपर्टी। अभी इमरान की बात हो रही, इमरान के पास 370 करोड़, शहबाज के पास 700 करोड़। घर से ऑफिस जाने में इमरान में 98 करोड़ रुपए उड़ा दिए, सिर्फ घर से ऑफिस जाने में। इमरान के खर्च से पाकिस्तान की कंगाली और बढ़ गई है। अब सोचिए जरा, आर्मी चीफ ने क्या इकट्ठा किया है। कमर बाजवा के पास 13 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं, और खासतौर पर आर्मी चीफ, ये आर्मी चीफ कम होते हैं, ठेकेदार ज्यादा होते हैं, बिल्डर होते हैं, भूमाफिया होते हैं, जमीनें कब्जाते हैं वहां। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा रहे हैं।
और बाजवा पर भ्रष्टाचार से पैसे जमा करने के आरोप लगे हैं। यह है स्थिति। अब पाकिस्तानी पत्रकार को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं पारस जहां, जो बता रही हैं कि शहबाज ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। से बड़ा भरम तो ये टूटा कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो लगता था कि पूरे मुल्क में एक वही शख्स हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, एक वही वजीर आला हैं जो आवाम के सबसे बड़े खादिम हैं। उनका अपने तरक्याती कामों की वजह से बाकी तीनों सूबों में भी खूब चर्चा था। उनकी पंजाब स्पीड पूरे मुल्क में मशहूर थी। उन्होंने कामों में मजीद तेजी दिखाना शुरू की तो पंजाब स्पीड बढ़कर शहबाज स्पीड हो गई। उनकी इसी स्पीड का चीन तक चर्चा हो गया। वो यही शहबाज स्पीड लेकर वजीर आजम बने तो ये स्पीड अवाम और पाकिस्तान के फायदे के बजाय पूरे मुल्क को उल्टी पड़ गई। महंगाई को शहबाज स्पीड लगी तो महंगाई रॉकेट से भी तेजी से सफर करके आसमान तक पहुंच गई। डॉलर ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो मुल्क का खजाना खाली कर गया और हम IMF की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम में भी शहबाज स्पीड की तेजी है, बेरोजगारी में भी शहबाज स्पीड, गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। अब ये शहबाज स्पीड अवाम के फायदे के बजाय आखिर पाकिस्तान के नुकसान में क्यों तब्दील हो गई है? अब मैं आपको बताता हूं। सोचिए, लोगों के पास खाने को नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया लोग भूख से मर रहे हैं। अगर भूख से बच गए, कुछ मिल गया तो बम मार देगा। ये देख रहे हैं आप, पाकिस्तान की ट्रेन में धमाका हो गया आज। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ट्रेन, इसमें धमाका हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ट्रेन के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। परखच्चे उड़ गए ट्रेन के, कई जानें चली गई इसमें। देख रहे हैं वहां ट्रेनों में आज भी धमाके हो रहे हैं। लोग या तो भूख से मर रहे हैं या बम से मर रहे हैं। यह है पाकिस्तान का हालत। आइए अब मैं आपको बताता हूं यह जो धमाका हुआ किसने किया, कैसे हुआ यह धमाका। लोगों के लिए सोचिए, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, जाए तो जाए कहां, किससे कहें जाकर कि बचा लो। देखिए पाकिस्तान की ट्रेन में कैसे धमाका हुआ। आतंकी पाले हैं तो वही धमाका भी करेंगे। भूख से मर रहे पाकिस्तान को तालिबान भी मार रहा है और कंगाल पाकिस्तान में तालिबान के हमले और बढ़ गए। पाकिस्तान में कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान का कोई भी शहर, कोई इलाका इस वक्त सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है, वो भी ट्रेन में। इस बार पाकिस्तान में ट्रेन में यह धमाका हुआ, बम धमाका। यानी अब पाकिस्तान में ट्रेनें भी सुरक्षित नहीं है। मस्जिद में हो चुका है, 100 लोग मारे गए थे। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ये ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस है। आतंकी हमले में ट्रेन की बोगी के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन धमाके में 3 की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पिछले महीने पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ था और उसमें तालिबान ने मस्जिद में आत्मघाती हमला किया था। उस वक्त तालिबान के हमले में 100 से ज्यादा जाने गई और सब पुलिस वाले, उनके परिवार के लोग। पिछले दिनों क्वेटा में स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ था। इस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के कप्तान उस वक्त मौजूद थे। मैच रोककर कप्तान को फौरन बाहर निकाला गया। पिछले 1 साल में 50% आतंकी हमले बढ़ गए। यह तरक्की की है पाकिस्तान में। शहबाज सरकार की कोई चेतावनी काम नहीं आ रही। तालिबान को पता है कि पाकिस्तान कंगाल है, कंगाल गिरते डूबते मुल्क पर कोई भी घुसकर यह आतंक फैलाएगा। वो तालिबान पर कोई सैन्य एक्शन लेने की स्थिति में ही नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही है, इसलिए तालिबान पाकिस्तान पर हावी है और खैबर पख्तूनख्वा के कई गांवों पर कब्जा भी कर लिया है। स्थिति अब आपको सुनवाता हूं। पाक के लोगों को सुनिए, वो भी बेबस है, उनकी भी जिंदगी खराब हो गई है। वो जाए तो जाए कहां, न पैसे बचे हैं, दूसरी तरफ तालिबान बंदूक और बम लेकर खड़ा है। लोगों को सुनिए। तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इन द पाकिस्तान इंटरेस्ट में होती है, लेकिन इनका सडन शिफ्ट हुआ है विद द न्यू रिसेंट जो रजीम आया उसकी वजह से। उसका एक डिफरेंट मतलब द पावर पॉलिटिक्स और डायनेमिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं
लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है वो आपको मार मोर के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। बचपन से लेके हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात ख़राब हुए, सबको पता है। तो पाकिस्तान के हाल आपने देख लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले लंबे वक्त से, कई हफ्तों से, महीनों से एक नाम जो सभी की जुबान पर है वो है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हो गई। हजारों लाखों लोग बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचते हैं चमत्कार की उम्मीद में, सही होने की उम्मीद में, ठीक होने की उम्मीद में, और एक महिला गई थी चमत्कार की उम्मीद के साथ। चमत्कार नहीं हुआ, मौत हो गई महिला की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। ये शख्स पत्नी के साथ गया था कि पत्नी को बाबा बागेश्वर ठीक कर देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा होगी, चमत्कार होगा और पत्नी बच जाएगी। लेकिन पत्नी की मौत हो गई। पति का रो रो कर बुरा हाल है। 1 महीने से वहां रह रही थी, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। इसलिए बड़ी चीज है कि वहां अगर जाएं, दुआ प्रार्थना के लिए जाएं, तो इलाज नहीं छोड़ें। इलाज छोड़ दिया था, पत्नी की मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये बच्ची गई है वहां गई, इसके हाथ में अपने आप कट जाते हैं हाथ इसके। कई दिन से वहां है, लेकिन जख्म और घाव बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं इस विश्वास के साथ कि वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें अपना इलाज नहीं छोड़ना है। जो इलाज छोड़ रहे हैं उनके लिए नुकसान बढ़ रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, दूर दूर से भक्त देख रहे हैं किस तरह से पहुंच रहे हैं। ये विश्वास है बाबा बागेश्वर में, उनके चमत्कार का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यही है कि दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है। लोगों को सुनिए जरा। सब कुछ ठीक होता है क्योंकि वो संकट मोचन है, सब संकटों का हरण करने वाले हैं, तो बीमारी कौन सी बड़ी चीज हो गई? नहीं, हमारे समधी थे, लड़के के ससुर, उनका कैंसर ठीक हो गया, तो वो वही किए, पेशी किए और उनका 25 सही हो गई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। बाबा के दरबार में हर दिन हजारों की भीड़ पहुंच रही है। लोग हर मर्ज की दवा बाबा के दरबार में तलाश रहे हैं। हाँ, यहाँ ठीक होती है बीमारी। जो श्रद्धा भाव से यहाँ आता है उनको सब ठीक होते हैं। और क्या, बालाजी के पास सब ठीक होता है, गारंटी से आगे है, काम पूरा होता है। जो भी मन में बात कर लो वो भी काम पूरा होएगा। इलाज कराकर या किसी समस्या से हारने के बाद बाबा के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर पर लोगों का यकीन है कि उन्हें हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन बाबा खुद भी मरीजों से कहते हैं, दुआ के साथ दवा भी चलती रहनी चाहिए। देखो, हम सबको निवेदन करें, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जहां दवा काम करनी है वहां दवा करवाइए। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़े, पेट दर्द कर रहा, अब हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, धाम ही ठीक कर देगा। ये जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने की, ये उनके समर्थकों, उनको भक्तों को भी समझने की जरूरत है, इसीलिए हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, पति पत्नी 1 महीने से बाबा बागेश्वर के धाम में थे। पत्नी का किडनी की परेशानी थी, 1 महीने तक बाबा के दरबार में जाता रहा ये शख्स पत्नी को लेकर। पत्नी की मौत हो गई, डॉक्टरी इलाज छोड़ दिया इसने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, दरअसल क्या हुआ था इसकी पत्नी को, कैसे पहुंचे इलाज कराने के लिए। और लोगों में जो विश्वास है, बेशक विश्वास होना चाहिए, लेकिन उतना ही विश्वास विज्ञान पर भी होना चाहिए, डॉक्टरों पर भी होना चाहिए। पति के साथ अर्जी लगाने पहुंची थी यह महिला। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दरबार में गई थी बाबा के। पंडाल में लाइन में खड़े खड़े अचानक गिर गई। मौके पर ही महिला ने उसके बाद दम तोड़ दिया। लंबे समय से बीमार चल रही थी नीलम, और दिल्ली में काफी समय तक उसका इलाज चल रहा था। किडनी की समस्या से बीमार थी और 1 महीने से परिवार के साथ बागेश्वर धाम में थी। पूरा परिवार 1 महीने से, 1 हफ्ते से हर दिन परिक्रमा में शामिल हो रहा था। शुरू के 2 दिनों तक तबीयत ठीक थी और उसके बाद
नीलम अच्छे से खाना पीना भी कर रही थी। परिवार को लगा सब ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और नीलम की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया ले जाकर। रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह सामने आएगी। अब जरा सुनिए नीलम के पति को क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया। हम आगे से हम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था, मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी भगवती। तो वहाँ सही आराम लग गया? अरे 8 महीने हो गए साहब। हाँ, आराम से खा रही थी, घूम रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, खत्म हो गई है। ले जाओ, अपना ले जाना है। तो ये पहले शख्स नहीं है, एक और बच्ची पहुंची, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बच्ची है जिससे रिपब्लिक भारत ने बात की। इसके हाथ में घाव हो जाते हैं और ये घाव कम नहीं हो रहे हैं। ये बाबा के पास आई, बाबा के पास रुकी और अगले दिन घाव और बढ़ गए। यानी इसी उम्मीद में डॉक्टर का इलाज बंद करके बाबा के पास आई। आइए मैं बताता हूं, बाबा के दरबार में पहुंची इस आस के साथ कि ठीक हो जाएगी। देखिए हुआ क्या और इसको बीमारी क्या है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बहुत से मरीज आते हैं, उसी तरह ये बच्ची पहुंची। एक मरीज को 2 साल से खून की उल्टी हो रही, इसके साथ ही हाथ में इसके कट लग जाते हैं। लड़की के हाथ पर कई कट लग चुके हैं, दर्जनों कट हैं। हाथ में कट कैसे लगता है पता नहीं चलता, लेकिन बागेश्वर धाम पहुंचने पर भी 2 बार कट लग गए। लड़की के हाथ पर कई कट के निशान भी हैं। इस वजह से लड़की की पढ़ाई भी बंद हो गई है। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद वो दरबार पहुंची है। परिवार लड़की की हालत को लेकर परेशान है। धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात का दावा किया है। ऐसे ही कई परेशान मरीज रोज दरबार में आते हैं। बेशक दुआओं के लिए मरीजों को जाना चाहिए, लेकिन दवा नहीं छोड़नी चाहिए। सुनिए जरा वो बच्ची क्या कह रही। मेरे को 2 साल से प्रॉब्लम है। पहले खून की मेरे को उल्टी होती रही है। यहाँ पे आई हूँ, फिर मेरे हाथ में कट लगने शुरू हुए। ये कैसे कट है? ये मैं सोती रहती हूँ, मालूम ही नहीं पड़ता मेरे हाथ में कब कट लग गए। यहाँ पे धाम पे भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। हाँ, आज भी खून निकला। गुरुदेव से मैं मिली थी, गुरुदेव ने कहा अब तुम ठीक हो, लेकिन मेरे कोई आराम नहीं है। मंगलवार को मैं घर गई थी, अपने घर पे मेरे कोई आराम नहीं है। मेरे हाथ में फिर से कट लग रहे हैं, बहुत जलन और दर्द होता है मैम। मैं सोचा लग जाए अर्जी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है मेरा। सुबह मेरे ये कट लगे थे, दाम पे थे, आज ही लगे हैं। मेरे पहले उल्टी होती थी, मेरे माइग्रेन हुआ है, यहाँ का प्रॉब्लम मेरे को 2 साल से दिक्कत चल रही है। मेरी पढ़ाई बंद है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सोचिए लोग क्या क्या उम्मीद लेकर कितनी परेशानियों में पहुंचते हैं। लाखों लोग पहुंचते हैं, भीड़ आप देख रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि एक चमत्कार होगा। बेशक बहुत से लोगों का शायद ठीक भी होता होगा, फायदा भी होता होगा, लेकिन बार बार खुद धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि आप आइए, प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा आपके लिए, लेकिन डॉक्टरी इलाज कराते रहिए। देखिए जरा रोज कितने लोग आते हैं, क्या क्या बीमारियां लेकर आते हैं और बाबा क्या क्या ठीक करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बहुत भीड़ जुटती है और दूर दूर से हर दिन लोग यहां पहुंचते हैं। 6 लाख लोगों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है इस वक्त। इलाज के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। गंभीर रूप से बीमार मरीज भी यहां आते हैं। भूत प्रेत का इलाज करने का भी दावा है बाबा का। मानसिक बीमारी के भी इलाज का दावा है। बाबा बागेश्वर दवा के साथ दुआ पर जोर देते हैं। डॉक्टर से भी इलाज की सलाह देते हैं, सिर्फ दुआ और मंत्र के भरोसे रहने को नहीं कहते हैं। बागेश्वर धाम में अभी विशाल महायज्ञ चल रहा है। 19 फरवरी तक बाबा का यह यज्ञ चलता रहेगा। देश भर के साधु संत भी यहां पहुंच रहे हैं। अन्नपूर्णा महायज्ञ भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज यह है, जो भी शख्स बाबा के दरबार तक पहुंच रहा है उसे अपना इलाज नहीं छोड़ना है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए कि बाबा बागेश्वर के धाम आप जाइए, अपनी उम्मीद लेकर जाइए, आस लेकर जाइए, लेकिन इलाज कराते रहिए। सुनिए जरा डॉक्टर डी के गुप्ता का।
ऐसा देखा जा रहा है कि जो बाबा बागेश्वर हैं उनके जितनी भी जो सभाएं हो रही हैं उनमें बहुत सारे मरीज लोग आ रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं वो इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी या जड़ से ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वो भी जा रहे हैं। मैं फिर आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, जितने दर्शक देख रहे हैं, कृपया करके जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जिनको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथी या किसी भी अन्य पैथी में संभव है, तो कृपया करके इलाज पहले कराएं। पहला धर्म है आपका कि अपना इलाज कराएं, जो भी पद्धति अवेलेबल है उससे। नंबर 2, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी बाबा जी के पास जा सकते हैं, किसी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, किसी के पास नेचुरोपैथी में जा सकते हैं, कहीं योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब आपकी बीमारी को हील करने में मदद करते हैं। इलाज के लिए अस्पताल हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं क्रिएट की हुई हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल टीम है। कृपया आप इलाज से संबंधित जो भी बातें हैं वो अपने डॉक्टरों से करें और अस्पतालों से करें, न कि धार्मिक संस्थानों से करें। धार्मिक संस्थान आस्था का विषय है, वहाँ पर हम लोग भगवान की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, अपनी आस्था के लिए जाते हैं। हम लोग जो भी धर्म में विश्वास करते हैं उसकी आस्था को हम लोग जरूर माने। लेकिन अभी सुनकर बहुत ही बुरा लगा, एक महिला की किडनी की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर ट्रीटमेंट करते वक्त मौत हो गई। और अपनी आस्था पर विश्वास रखें, धार्मिक एजेंटों का सहारा न लेकर कृपया डॉक्टरों की सलाह से चलेंगे तो हमारे देश का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। अब मैं आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर आज की, जो झारखंड के पलामू से आ रही। पलामू में आग आखिर किसने लगाई? एक कस्बे में आग लगाई गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखो, पत्थर चले, जमकर पत्थर चले। 2 समुदायों में ये हिंसा हुई, जिसके बाद ये देख रहे हैं पत्थर चल रहे हैं, जमकर पत्थर चले। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, न सिर्फ पत्थर चले, 15 तारीख को ये घटना हुई। लाठी डंडों से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। देख रहे हैं कार के शीशे तोड़ डाले गए हैं। पलामू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर, बाइक तोड़फोड़ की गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। न सिर्फ ये बल्कि दुकानें फूंक दी गई हैं, दुकानें जला दी गई हैं। ये पलामू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद हालात सामान्य करने के लिए फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं जिन दुकानों में आग लगाई गई और उसके बाद वहां पेट्रोलिंग हो रही है। भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस मौजूद है। कई थानों से पुलिस बुला ली गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। सवाल यही है कि आखिर कौन चाहता था पलामू में आग लगाना ठीक महाशिवरात्रि से पहले? रिपोर्ट देखिए जरा। अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? बांकी की जामा मस्जिद के सामने कभी भी शिवरात्रि की गेट नहीं लगी। महाशिवरात्रि के द्वार पर पत्थर चला और जल उठा झारखंड का पलामू। त्योहार से पहले तोरण द्वार को लेकर पलामू में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर बरसने लगे। कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई। तनाव इतना बढ़ा कि पलामू हिंसा की आग में जलने लगा। इलाके में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हिंसा की आग कुछ थमी भी है, मगर पलामू को लेकर तनाव और टकराव अब भी जारी है। साथ ही सवाल भी, क्या त्योहार में दंगा भड़काने का पहले से प्लान बना था या फिर पलामू किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर भर है? अब देखिए, एक कस्बे में हिंसा हुई, 2 समुदायों में हिंसा हुई, सियासतदान एक्टिव हो गए। कौन क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं इस हिंसा पर? ओवैसी कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के सामने कभी भी गेट नहीं लगा। गेट लगाने गए थे तो समझौता भी हो गया था। इसके बाद भीड़ आई, मस्जिद पर पत्थर चलाए उन्होंने। आरएसएस ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो गई है। झारखंड की सरकार की यह नाकामी है। गिरिराज सिंह ने कहा, ताजिया पर हिंदुओं ने कभी पत्थर नहीं फेंके। उन्होंने कहा, रामनवमी पर तोरण द्वार पर पत्थरबाजी हो रही है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले कट्टरपंथी आ गए थे और तोरण द्वार भारत में नहीं
तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? निशिकांत दुबे ने कहा, क्या मक्का और वेटिकन में शिव बारात निकलेगी? शिव बारात में विघ्न की साजिश रची जा रही है और बाबा की नगरी है, किसी का घमंड नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन के पतन की राह है, आर पार की लड़ाई होगी। विनोद बंसल ने कहा, पहले पलामू से पलायन, अब मस्जिद से पथराव, डंडे चल रहे हैं। आखिर कब तक हिंदू धैर्य की परीक्षा ली जाती रहेगी? थोड़ी सी संख्या बढ़ी तो हिंदू वहां से निकल भी नहीं पाएंगे। झारखंड को जिहादियों की जन्नत नहीं बनने देंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं और ओवैसी को। बांकी की जामा मस्जिद के सामने कभी भी शिवरात्रि की गेट नहीं लगी और जहां पर लगती थी वहां लगाई है, मगर आपने मॉब को बुलाकर तैयार रखा और पूरी स्टोन पेल्टिंग करा दी और 4-5 लोग घायल हो गए। दो हाउसेस को, घर को जला दिया गया, एक 2 व्हीलर को और 4 4 व्हीलर को, 2-4 4 व्हीलर को जला दिया आपने। तो ये नाकामी है झारखंड की रूलिंग पार्टी की और ये कामयाबी हो गई साजिश में जो संघ परिवार के लोग हैं जो गड़बड़ कराना चाहते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा करना चाहती थी और कामयाब हो गए। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा। आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। हमारे जो महाशिवरात्रि के आयोजन जो कि हर वर्ष होते हैं, उस आयोजन पर हमला, मात्र एक तोरण द्वार नहीं लग सकता क्योंकि वो मस्जिद के कहीं पास में है। शासन प्रशासन की देखरेख में उसको लगाया गया तो लोगों को सिर फोड़ दिया और ऊपर से मस्जिद से लगातार पत्थरों की ताबड़तोड़ बरसात होती रही। आखिरकार ये मस्जिद पे पत्थर आते कहां से हैं? आखिरकार पत्थर कौन जमा करता है? आखिरकार कौन पत्थर फेंकता है? और इन उपद्रवियों को उकसाने का काम, भड़काने का काम कौन करता है? इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। इनको हिंदू विरोधी मानसिकता जो इस सरकार की है वो निकल कर आई है। 2 साल तो कोरोना में वो छुपी रही क्योंकि कई एक एक्टिविटी बंद थी। अब कोरोना के बाद जब एक्टिविटी खुली है तो ये सरकार किस तरह से मानसिकता में है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में ये सरकार कैसे है और 32 के खतियान में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे नागरिक बनाना चाहती है संथाल पुराना में, क्योंकि आदिवासियों का पॉपुलेशन घट रहा है। और आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हिंसा शुरू कैसे हुई। पलामू एक कस्बा है, पलामू में ये जो आप देख रहे हैं, ये जहां हिंसा हुई ये वो जगह है, वहां नजदीक में एक मस्जिद है और यहां पर द्वार बन रहा था महाशिवरात्रि से पहले। उसके बाद हिंसा शुरू हुई। तो आखिर पहले पत्थर किसने चलाया, आग किसने लगाई और कैसे हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानें फूंक दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। देखिए हुआ क्या और किस तारीख को यह शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। दरअसल 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और पांकी में हर साल महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनना था। मंगलवार मजदूर तोरण द्वार बनाने के लिए पहुंचे। तोरण द्वार मस्जिद चौक पर बनाया जाना था और मुस्लिमों ने रोका, कहा यहां हमारा धार्मिक स्थल है, यहां तोरण द्वार मत बनाओ, इसलिए यहां पर तोरण द्वार नहीं बनना चाहिए। हंगामा ज्यादा बढ़ा तो मजदूर वहां से वापस लौट गए। बुधवार सुबह फिर तोरण द्वार का काम शुरू हो गया, लेकिन इस बार मारपीट और हाथापाई होने लगी। हंगामा इतना बढ़ा कि पत्थर भी चलने लगे। 4 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और करीब 5 दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया। एक कार को भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। वहां 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। इंस्पेक्टर अरुण समेत 8 लोगों को चोटें आई हैं। इस मामले में 145 लोगों पर नामजद FIR हुई है। करीब
1500 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालात इतने खराब हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात हैं। इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। अब तक 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनिए एसपी क्या कुछ कह रहे हैं चंदन सिन्हा। ये पांकी में विवाद की जो जड़ है वो शिवरात्रि समिति के लोगों ने एक तोरण द्वार बनाना चाहा, पर उसके स्थल को लेकर विवाद हुआ। वो जिस स्थल का चयन कर रहे थे वो पूर्व के वर्षों में वो स्थल नहीं था, जिसका विरोध प्रतिपक्ष ने किया। थाना प्रभारी ने दोनों पक्ष को मना कर दिया था कि अगली मीटिंग होगी और उसके बाद कोई निर्णय होगा। लेकिन उस निर्णय से पूर्व और उस मीटिंग से पूर्व ही जो है शिवरात्रि समिति के लोग वहाँ चले गए गाड़ने के लिए, और प्रशासन ने सूचना भी नहीं दी और इसका पक्ष मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। दोनों में काफ़ी बहस हुई और उसके बाद पत्थरबाजी दोनों पक्षों में हुई थी। अभी हम लोग जो है स्थिति को नियंत्रण में बनाने में लगे हुए हैं और अभी उस बिंदु पर भी हम लोग विचार करें। कहीं पर भी 5 आदमी असेंबल नहीं हो सकते हैं, जो हम लोग 144 का गिरफ्तारी हुई है सर। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो 13 लोगों की पलामू में हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई। जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो उस दौरान वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा क्या सुना, उन्हें सुनिए। लोग आए, दरवाजा तोड़े और तोड़ने के बाद पूरा घर में आग लगा दिया। कितने लोग थे? बहुत अच्छा सर, बहुत सारे लोग, लेडीज सब जेंट्स सब थे सर। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लेडीज थी, बहुत सारे जेंट्स थे। सारे पेट्रोल भर करके बियर के बोतल में सब फेंक रहे हैं। सर कपड़ा लत्ता जला गया था, दुकान में पूरा प्लास्टिक आइटम था वो जला गया सर। यहाँ छत पे पूरा चूर हो गया है सर हमारा। हाँ, वो सामने भी मकान है वो भी जला गया है। दुकान में बेचारी माल भरी थी परथोई, उनका भी पूरा आग लग गया सर, उनका भी नुकसान हो ही गया है। तब घर में आग लगाई, यहाँ से ईंटा पखल करके फिर माचिस मारे, फिर वो घर में नुकाए, वो घर में नुकवाए सबके, अब फिर बिता करके अब फिर घर में सलाह करके अब फिर लान के लगाएं। यहाँ पे जो है ना तोरण द्वार बन रहा था, उसी में जो है कि मुस्लिम पक्ष जो है कि विरोध करने लगे कि यहाँ तोरण द्वार जो है नहीं बनना चाहिए। तो इसी में जो है कि फिर जो है कि इधर का पक्ष के जो आदमी जो है ना, फिर जो है कि कुछ लड़के लोग थे तो जबरदस्ती ये करने लगे। तो फिर उधर की तरफ जो है ना फिर लाठी डंडा निकाला गया। अच्छा। इसी में फिर बात बढ़ते बढ़ते बात बढ़ने लगा। तो तोरण द्वार बनने के क्रम में जो है ना कुछ लोग विरोध कर रहे थे और इसी में पथराव हुआ, बात बिगड़ गई ज़्यादा, पथराव हुआ दोनों तरफ से। तो क्या कुछ लोग भी घायल हुए हैं? कुछ लोग घायल हुए हैं। अच्छा। आज से 20 साल पहले 2003 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। अच्छा। लेकिन कल कलिंदी था कि लोग बैनर लगा रहा था, इथी लगा था, झंडा लगा रहा था। हाँ। इथी का पर्व है परसों दिन ना, महाशिवरात्रि पर्व का कर रहा था। इसके चलते उन्होंने रोक लगाया। नहीं, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए था। ये चीज समाज सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। पहली बात, दोनों कौम एक होते हैं और ये सब गलत चीज हुआ है जो कि नहीं करना चाहिए। रोका तो अभी नहीं करना चाहिए था। तो पलामू में अभी हालात सामान्य है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है स्थिति को नियंत्रण में करने में। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मानस पर लड़ाई और हाथापाई तक आ गई। वैसे तो सर कलम और इनाम दिया था, इनाम रखा था राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। हालत यह हुई कि हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास और राजू दास से हाथापाई हुई। तस्वीर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। राजू दास के साथ हाथापाई हुई एक कार्यक्रम में। देखिए जरा हुआ क्या। राजू दास आपको भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। दास हैं जिन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने घेर रखा है, उनके साथ हाथापाई हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। ये सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं और वहां स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे जब ये धक्का मुक्की हो रही थी। राजू दास जो कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत हैं, आपने कई टेलीविजन चैनलों पर राजू दास को देखा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, उसके पीछे क्या वजह। आइए, लड़ाई के पीछे वजह यह है कि आखिर ये आप तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो धक्का मुक्की हुई। लखनऊ के गोमती नगर में एक कार्यक्रम था, उसमें राजू दास भी पहुंचे थे और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। कार्यक्रम में शामिल होने राजू दास वहां पहुंचे, स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यक्रम से लौट रहे थे तो आमना सामना हो गया दोनों का। मौर्य ने कहा देखो भगवा आतंकवादी आ गया है, ऐसा आरोप लगाया राजू दास ने कि मौर्य ने कहा देखो भगवा आतंकवादी आ गया। ये रामचरितमानस के
विरोधी हैं और इस पर राजू दास बोले तो हंगामा शुरू हो गया। मौर्य के समर्थकों ने महंत पर हमला बोल दिया। उसके बाद हंगामे बवाल का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में महंत से हाथापाई होते हुए भी नजर आ रही है। महंत ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा बाकायदा और स्वामी के 50 समर्थकों ने गाली दी, वो हमलावर हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मारने की नीयत से गला दबाया, यह भी उस शिकायत में। भगवा आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं मौर्य ने भी महंत राजू दास पर आरोप लगाए हैं। मौर्य का कहना है कि तलवार और फरसे से हमले की कोशिश की गई मेरे ऊपर। ये दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अब जरा दोनों को सुनिए, महंत राजू दास क्या कह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। सिर काटने वाले को 21 लाख 51 लाख रुपए सुपारी देने की बात करे, जो हत्या करने की बात करे, जो जीभ काटने की बात करे, जो हाथ कान नाक काटने की बात करे, ये आतंकवादी भाषा और व्यवहार करने वाले लोग साधु कैसे हो सकते हैं? साधु के वेश में ये लोग आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमको लफंगा कह रहे हैं, हमको गुंडा कह रहे हैं, हमको आतंकवादी कह रहे हैं। उन्होंने तो सीधे सामने में आतंकवादी मुझको कह दिया। हम सहिष्णु हैं, हम सनातन को मानते हैं, हमको संविधान में आस्था है, इसके नाते वो बोल पा रहे हैं। अगर यही भाषा, यही भाव किसी अन्य मजहब के धर्म गुरु के बारे में बोलते, ये इस्लाम के बारे में बोलते, कुरान के बारे में बोलते, बाइबल के बारे में बोलते, तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने के लायक नहीं होते। अब आइए एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे ये लड़ाई बढ़ी। कैसे दरअसल पिछले दिनों रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी और उन प्रतियों को लेकर यह कहा गया कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर इनाम रख दिया गया। इनाम रख दिया गया। राजू दास उनमें शामिल थे और परमहंस जी शामिल थे। देखिए जरा क्या इनाम रखा गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर महंत राजू दास भड़के। मौर्य को लेकर राजू दास ने विवादित बयान दिया था। कहा मौर्य का सिर तन से जुदा करने पर 21 लाख का इनाम दूंगा। हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास और जगत गुरु परमहंस ने भी यही इनाम का ऐलान किया था। कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने पर 500 रुपए, जीभ काटने पर 300 रुपए का इनाम दूंगा, नाक कान काटने पर 200 रुपए का इनाम दूंगा। इसके बाद यह हुआ जो तस्वीर आपने देखी। अब जरा दोनों को सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास को। वो तो हमें मारने के लिए दौड़े। ये तो बीच बचाव में चूंकि समर्थक हमारे ज्यादा थे, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया, अपने साजिश को कामयाब नहीं कर पाए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे आए थे जानलेवा हमला करने, लेकिन जानलेवा हमला करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब खिसियाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया है, जान से मारने का कोशिश किया स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य दंगा भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर यह है कि भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ है मैं दिखाऊंगा। पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी पर बवाल हुआ। तस्वीर दिखाइए जरा। ये पृथ्वी शॉ को आप देख रहे हैं, कैसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए इसका। सेल्फी को लेकर यह हंगामा हुआ और क्या खींचतान हुई, ये आप देख रहे हैं। एक लड़की सेल्फी लेने आई, उसके बाद छीना झपटी शुरू हो गई। ये क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको बताऊंगा, लेकिन क्रिकेटर के साथ सेल्फी को लेकर यह छीना झपटी हुई है। बताया जाता है एक डिस्क और पब में थे, उसके बाद यह हंगामा हुआ। बाहर निकले, सेल्फी ले रहे थे, लड़की सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, लड़की के साथ एक लड़का भी मौजूद था और उसके बाद पृथ्वी शॉ के साथ यह धक्का मुक्की शुरू हो गई। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर हुआ क्या क्रिकेटर के साथ। टीम से बाहर चल रहे हैं पृथ्वी शॉ बेशक, लेकिन इस तरह की एक घटना हुई। पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी पर यह हंगामा हुआ और मुंबई में दोस्त की कार में बैठे थे पृथ्वी शॉ। तभी कुछ लोग पहुंचे और कहा आपके साथ सेल्फी लेनी है। पृथ्वी के मना करने पर फैंस भड़क गए। इसके बाद कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया उनकी और सपना गिल और दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया।
ओशिवारा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी ने पृथ्वी शॉ पर मारपीट का आरोप लगाया कि क्रिकेटर मारपीट कर रहा है, क्रिकेटर छीना झपटी कर रहा है। भारत के लिए 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने 9 पारी में 339 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम में वो शामिल हुए थे। पृथ्वी शॉ को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लॉयर, उनके वकील काशिफ अली। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये फैन का ही एक फैन रिलेशन है। ये एक फैन है जो एक अपने एक जिससे उनको इन्फ्लुएंस होती है, उनसे एक सेल्फी का डिमांड किया और मिसयूज ऑफ पावर और पोजीशन है। ये अपने ताकत का गलत फायदा उठाया गया है अपने, और इस तरीके से एक आम इंसान के ऊपर झूठा केस बना के उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। और ये तरीके की जो चीजें हुई है इसको हमें कम्प्लीटली इसको नेगेटिव साइड पे लेना चाहिए और इसको हमको बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। राइट, अब बात त्रिपुरा चुनाव की। देश के एक राज्य में वोटिंग थी और बम्पर वोटिंग हुई है। किसकी बनेगी सरकार, ये 2 तारीख को पता चलेगा। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग से आखिर फायदा किसको होगा। तस्वीरें दिखाइए। तस्वीर आप देख रहे हैं, त्रिपुरा के लोग बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंचे और इतनी वोटिंग हुई है, आप सुनकर भी ताज्जुब करेंगे। 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं माणिक साहा जो वोट करने के लिए पहुंचे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक। अगली तस्वीर दिखाइए। बड़े बड़े चेहरे जो वोट करने के लिए पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिप्लब देव पहले त्रिपुरा से ही मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। एक और तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बीच त्रिपुरा में थे, एक कार्यक्रम में, अनुसूचित जाति से जुड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और खास त्रिपुरा की जो आप देख रहे हैं पगड़ी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई हुई है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिपुरा में जो बम्पर वोटिंग हुई है, कहां कितनी वोटिंग हुई है और ये वोटिंग क्या इशारा कर रही है, किसकी जीत का इशारा कर रही है त्रिपुरा की वोटिंग। तो त्रिपुरा में जो मतदान हुआ है वो ये बता रहा है कि ये आपके सामने देखिए, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं 2018 में 89.8% वोटिंग हुई, 89.8% वोटिंग हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। इस बार वोटिंग बेशक कम हुई है लेकिन 81.10% वोटिंग, 81% से ज्यादा मतदान हुए। अब जिलेवार में आपको बता रहा हूं, धलाई में 81.47% वोटिंग हुई है। जिला गोमती में 71% से ज्यादा, लगभग 72% मतदान हुआ है। खोवाई में 73.5% वोटिंग हुई है, यानी 70% से ज्यादा लगभग सभी जिलों में वोटिंग हुई है। नॉर्थ त्रिपुरा में लगभग 75% मतदान हुए, 74.83%। इसके अलावा सिपाही जिला है, लगभग 76% यहां वोटिंग हुई है, 75.98%। साउथ त्रिपुरा में, दक्षिण त्रिपुरा में 76%, 75.81% मतदान। ऊनाकोटी में 71.92% वोटिंग हुई है। वेस्ट त्रिपुरा में 75.16%, लगभग 75% मतदान हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब 2018 में वोटिंग हुई थी तब आखिर कौन जीता था, किसे कितना वोट मिला था, यह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यह आपके सामने आ गया त्रिपुरा विधानसभा और 2018 के नतीजे मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी को त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हैं, 60 सीट्स। बीजेपी को 60 में से 35 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 0 अंडा, आईपीएफटी को 8 सीटें और अन्य के खातों में 0 थी, यानी बीजेपी ने अकेले सरकार बनाई थी। क्या 81% से ज्यादा वोटिंग ये कहती है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी त्रिपुरा में? अब जरा सुनिए त्रिपुरा में जो वोटर हैं, जब वो वोट देने पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार ऐसा बनना चाहिए कि सबके लिए अच्छा हो, जैसे कि गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और रिचेस्ट पर्सन, सबके लिए। इस बार वोटिंग अच्छा हुआ। मेरा ये देखना है कि इस बार वोटिंग बहुत अच्छा हुआ और सभी लोग आ रहे हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े, देश की तरक्की हो, सब खुशहाल रहे, सब कुछ ठीक रहे, बस यही दुआ है। और बाकी तो सब कुछ ठीक है। अभी बीजेपी के राज्य में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं अभी? हाँ, सब कुछ ठीक ही है, पर डेवलपमेंट भी और भी करना चाहिए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए। और सिस्टम सब कुछ अच्छा ही जा रहा है अभी तक। आदमी का जो बेसिक नीड है
जो आपको ट्रांसपोर्टेशंस, रास्ते, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर फैसिलिटीज, these are basic needs are required. खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, दर्दनाक खबर है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई। तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो हाथी है, ये हाथी यज्ञ में बुलाया गया था और हाथी कई लोगों पर चढ़ गया, कुचल दिया। 3 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, हाथी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। गोरखपुर में यज्ञ के दौरान भगदड़ मची और हाथी बिदक गया और 3 को कुचल दिया हाथी ने। लोगों ने बताया कि यज्ञ में बुलाया गया तो उसने पंडाल में जमकर तांडव मचाया। 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आप देख रहे हैं, हाथी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। एक और देखिए, खेतों के बीच में हाथी खड़ा हुआ है। ये जो मामला है तिवारीपुर इलाके में, मोहम्मदपुर में, उस गांव में यज्ञ हो रहा था और उस दौरान ये देख रहे हैं आप, जो लोग घायल हैं, जिन लोगों की मौत हो गई है, उन्हें ले जाते हुए आपको प्रशासन नजर आ रहा है, लोग नजर आ रहे हैं। कई लोगों को कुचल दिया है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उनको भेजो। ये आप देख रहे हैं, यज्ञ के दौरान हुआ है। एक गांव में यज्ञ और कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। 2 हाथी बुलाए गए थे, अचानक एक हाथी बिदक गया। उसके बाद उसने जमकर तांडव मचाया। सामने से जो भी आया उसे इस हाथी ने कुचल दिया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोगों को बहुत चोटें आई हैं। और सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ऑफिस की ओर से बाकायदा जो पीड़ित हैं उनके परिवार को 5-5 लाख के मुआवजा देने की बात कही गई है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आचार्य जी, आपने पूछा था, बताएं सुधांशु जी। सुधांशु जी ने बता दिया रिश्ता। ऐश्वर्य, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहली बात तो सुधांशु जी ने ये कही